हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। सो हम लोग रिले पढ़ रहे थे। ठीक है, ये रिले का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था तो वो देखते हैं। तो हमने रिले का बेसिक्स जो था वो हमने जाना, रिले कैसे वर्क करता है उसका कंस्ट्रक्शंस देखा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शंस रिले पढ़ा। ठीक है, इंडक्शन टाइप रिले पढ़ा, फिर इनके कितने टाइप्स होता है वो भी देखा। ठीक है, बुचॉल्ट रिले क्या होता है ये भी हमने देखा। नेगेटिव सीक्वेंस रिले क्या होता है ये भी हमने देखा। ठीक है, तो इतनी चीजें हम कवर कर चुके थे। तो हम हमारा बाकी क्या रह गया, ये ओवर करंट, ओवर वोल्टेज रिले, ओवर करंट रिले और एक ओवर पावर रिले। ठीक है, ये तीन टॉपिक हमारा यहाँ से बाकी रह गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस, ठीक है, और यानी डिफरेंशियल और रिवर्स पावर रिले ये नहीं पढ़ा। ठीक है, डिस्टेंस रिले भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, डेफिनेट रिले नहीं पढ़ा था, स्टैटिक रिले नहीं पढ़ा था। इतनी चीज़ें को हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुचॉल रिले हो चुका था। हाँ, स्टैटिक रिले करना था हमें। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले, द रिले विच डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट इज नॉन एज स्टैटिक रिले। पहला तो बात ये है कि ये नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉट कंटेन मूविंग पार्ट, कोई भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होगा, इसीलिए ये स्टैटिक रिले है। इन सच टाइप ऑफ रिले द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टैटिक कंपोनेंट। मीन इसमें जो हम लोग का आउटपुट, यानी जो हम लोग हमें आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है, आउटपुट ऑब्टेन्ड होता है, वो कैसे होता है, स्टैटिक कंपोनेंट से होता है। कौन कौन सा स्टैटिक कंपोनेंट, चाहे मैग्नेट हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जाए, एग्जाम्पल इसका। The relay which consists static and electromagnetic relay is called static relay. मीन्स एक ऐसा रिले जो स्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को कंजिस्ट करता रखता है उसे स्टैटिक रिले बोलते हैं। मतलब ये एक तरह एक और एग्जांपल हो गया, स्टैटिक भी होगा और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होगा। बिकॉज द स्टैटिक यूनिट ऑब्टेन द रिस्पॉन्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इज ओनली यूज फॉर स्विचिंग ऑपरेशन, ठीक है। मीन्स ये हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक यूनिट जो है, यानी स्टैटिक यूनिट, वो क्या करेगा, जो भी रिस्पॉन्स है उसको ऑब्टेन करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो है वो क्या करेगा, उसका यूज करेंगे हम लोग स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द स्टैटिक रिले इज शोन इन फिगर। मीन्स हम लोग आगे नेक्स्ट एक फिगर देखेंगे, उसमें हम लोग स्टैटिक रिले का कंपोनेंट देखेंगे। द इनपुट ऑफ द करेंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन। मीन्स यानी सीटी, यानी जो सीटी होगा या पीटी होगा, उसका जो इनपुट होता है उसको हम लोग सीधा कहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, वो ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट रहता है। द इनपुट ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ट्रांसमिशन लाइन, और इसका जो आउटपुट होता है उसको हम लोग रेक्टिफायर को दे देते हैं। ठीक है, और रेक्टिफायर क्या करता है, आगे उसको रेक्टिफाई कर देता है। वही बताया, द रेक्टिफायर वॉज रेक्टिफाइंग द इनपुट सिग्नल और फिर पास टू द रिलेइंग मेजरिंग यूनिट। ठीक है, वही रेक्टिफाई क्या करेगा ना, उसको रेक्टिफाई कर देगा इनपुट सिग्नल को, और पास कर देता है आगे, किसको पास कर देता है, रिलेइंग मेजरिंग यूनिट को। ठीक है, रिलेइंग मेजरिंग यूनिट को। तो ये चीज ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब डायग्राम से समझते हैं। तो क्या है, देखिए ये क्या है, देख लीजिए। हाँ, ये हाईलाइट हो रहा है, ये हो गया सेकेंडरी ऑफ सीटी और पीटी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोग रेक्टिफायर को देते हैं। ठीक है, रिलेइंग क्वांटिटी को हम लोग पूरा रेक्टिफायर को दिए, रेक्टिफायर क्या किया, इसको साफ सुथरा करके रिलेइंग मेजरिंग यूनिट को दिया। फिर आगे का भी प्रोसेस है, फिर ये इसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, फिर ये इसको एम्पलीफाई किया, फिर एम्पलीफाई होने के बाद फिर ये आउटपुट डिवाइस पे गया, फिर आउटपुट डिवाइस होने के बाद ये ट्रिप सर्किट। तो इसके बीच में क्या है ना, ये सबको कहीं कहाँ पे क्या रुकेगा, उसके लिए हम एक डीसी सप्लाई भी देते हैं। मीन्स ये स्टैटिक रिले में ही हम लोग को डीसी सप्लाई देने का जरूरत पड़ता है, और कहीं देने का जरूरत नहीं पड़ता, ये चीज था। अब आते हैं स्टैटिक रिले। द रेक्टिफाइंग मेजरिंग यूनिट हैज कंपैरेटर। ठीक है, जो रेक्टिफाइंग मेजरिंग यूनिट रहता है वहां पे क्या होता है, एक कंपैरेटर होता है, एक लेवल डिटेक्टर होता है, और एक लॉजिक यूनिट होता है। ये आपका ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का लास्ट चैप्टर में हम लोग पूरा डिटेल में कंपैरेटर को भी पढ़ेंगे, लेवल डिटेक्टर को भी पढ़ेंगे, और लॉजिक सर्किट, ये सभी चीजें हम लोग को और डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे हम बेसिक जान लेते हैं कि रेक्टिफाइंग मेजरिंग यूनिट जो है
ठीक है, उसमें कंपैरेटर, लेवल डिटेक्टर और लॉजिक सर्किट रहता है। ठीक है, द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम रिलेइंग यूनिट ऑपरेट ओनली व्हेन द सिग्नल रीचेस टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू। मीन्स जो आउटपुट सिग्नल होता है रेलिंग यूनिट का, ठीक है, रेलिंग यूनिट मैंने अभी बताया था, उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल जो भी होगा उसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं? ऑब्टेन करने के एक ही है प्रोसेस, क्या कर, व्हेन द सिग्नल रीचेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जब सिग्नल थ्रेशोल्ड वोल्टेज के तक पहुंच जाता है तभी हम लोग उसका आउटपुट सिग्नल को रीच कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ द रिलेइंग मेजरिंग यूनिट, जो आउटपुट होगा रिलेइंग मेजरिंग यूनिट का, वो कैसा एक्ट करेगा? एक्ट एज एन इनपुट टू द एम्पलीफायर, वो एम्पलीफाई की तरह इनपुट की तरह काम करेगा। मीन्स एम्पलीफाई को बोलेगा हम तो तुम्हारा भैया इनपुट है, ठीक है, उसके तरह का एक्ट करेगा कि भैया हम इनपुट, आउटपुट नहीं है। द एम्पलीफायर एम्पलीफाइज द सिग्नल, फिर एम्पलीफाई बोलता है ठीक है जब तुम इनपुट है तो हम करते हैं सिग्नल क्या बोलते हैं एम्पलीफाई, तो वो क्या करता है सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है एंड गिव्स द आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस, और फिर उसका आउटपुट को अपना आउटपुट डिवाइस में दे देता है। द आउटपुट डिवाइस एक्टिवेट्स द ट्रिप कॉइल ओनली, अब यहाँ पे भी आउटपुट डिवाइस का भी एक कहानी है, ये ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट करेगा। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? एक्टिवेट करता है ट्रिप कॉइल को ओनली, यहाँ पे अब आ गया ओनली, कब करेगा? व्हेन द रिले ऑपरेट, यानी जब रिले काम करेगा, मतलब भैया जब तुम काम करोगे तभी हम ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट करेंगे, सीधा कहानी बता दिया। द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट कब ऑब्टेंड होगा? जब आप उसका आउटपुट डिवाइस, ठीक है, फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस ओनली, मीन्स आउटपुट भी कब ऑब्टेन करेगा? किससे ऑब्टेन करेगा? मीन्स उसका जो आउटपुट डिवाइस होगा उसी से ऑब्टेन करेगा। व्हेन द मेजरेंड हैज द वेल डिफाइंड वैल्यू, ठीक है, जब उसका मेजरेंड जो होगा उसका वेल डिफाइंड वैल्यू होगा, मीन्स सब तरह का सब साफ सुथरा सही होना चाहिए। द आउटपुट डिवाइस इज एक्टिवेटेड एंड गिव्स द ट्रिपिंग कमांड टू द ट्रिप सर्किट, वही फिर आउटपुट डिवाइस अपना एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रिपिंग कमांड दे देगा ट्रिप सर्किट को कि लो चलो भैया तुम ट्रिप कर जाओ। द स्टैटिक रिले ओनली गिव्स द रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, मीन्स स्टैटिक रिले का यही काम है कि ये सिर्फ रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को। द अदर फिजिकल क्वांटिटी, लाइक उसमें फिर एक अदर फिजिकल क्वांटिटी भी रहता है, हीट टेम्परेचर। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द एनालॉग, पहले तो उसको क्या करेगा? एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर एक्ट करेगा कि हम इनपुट है रिले का, ठीक है, एंड देन एक्ट एज एन इनपुट ऑफ रिले। ये था स्टैटिक का, तो ये कहानी था स्टैटिक का, भाई हम पूरा समझा दिए। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक रिले, क्या इसका एडवांटेज है? द स्टैटिक रिले कंज्यूम वेरी लेस पावर, स्टैटिक रिले क्या करता है? बहुत कम पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया कि पावर तो हम बहुत कम लेते हैं। क्यों कम लेते हैं? बिकॉज ऑफ विच द बर्डन ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिक्रीज, मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो बर्डन हो जाए वो कम हो जाए, इसीलिए हम कम पावर लेते हैं। एंड देयर एक्यूरेसी इनकेस, और उसका एक्यूरेसी बढ़ जाए, इसीलिए हम कम पावर लेते हैं। तो कुछ तो चालाकी था कम पावर लेने का कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का बर्डन कम हो जाए और एक्यूरेसी अच्छा दो, इसीलिए हम पावर कम लेंगे। यही था स्टैटिक रिले का कहानी, पहला एडवांटेज। दूसरा, स्टैटिक रिले गिव द क्विक रिस्पॉन्स, मतलब स्टैटिक रिले भैया देता भी है, बहुत जल्दी जवाब देता है, ठीक है। स्टैटिक रिले गिव द क्विक रिस्पॉन्स, लॉन्ग लाइफ, मतलब चलेगा भी बढ़िया, सालों साल चले। हाई रिलेबिलिटी, ठीक है, रिलेबिलिटी भी अच्छा है, अच्छा चलता है, एक्यूरेसी भी बढ़िया है, ठीक है, एंड इट इज सॉक्स प्रूफ, ठीक है, ये सॉक्स प्रूफ भी, में कोई तरह का झटका उटका नहीं लगेगा इसमें। द रीसेट टाइम ऑफ रिले इज वेरी लेस, मीन्स इसका रीसेट टाइम भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इट डज नॉट हैव एनी थर्मल स्टोरेज प्रॉब्लम, इसमें कोई तरह का थर्मल स्टोरेज प्रॉब्लम भी नहीं है। द रिले एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल, और ये रिले क्या करता है? इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, विच इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी, और अगर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया तो सेंसिटिविटी भी बढ़िया बढ़ जाएगा। द चेंज ऑफ अनवांटेड ट्रिपिंग इज लेस, ठीक है, जो अनवांटेड ट्रिपिंग हो जाता था, मतलब नहीं भी चाहते हैं बंद होना फिर भी बंद हो जाता था, तो उसका जो चांस होता था अनवांटेड ट्रिपिंग का वो लेस हो जाएगा, और इस रिले में वो अनवांटेड ट्रिपिंग कम होता है। ठीक हो गया। द स्टैटिक रिले कैन इजीली ऑपरेट इन अर्थक्वेक प्रोन्स एरिया, मीन्स जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक प्रोन्स एरिया जो होता है वहाँ पे भी स्टैटिक रिले बहुत अच्छा से काम करता है। बिकॉज क्यों अच्छा से काम करता है? दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू शॉक, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस टू शॉक, तो इसका एडवांटेज था। अब आता है लिमिटेशन। द कंपोनेंट्स यूज्ड बाय द स्टैटिक रिले आर वेरी सेंसिटिव, ठीक है, टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, मीन जो कंपोनेंट हम लोग स्टैटिक रिले का यूज करते हैं वो क्या होता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है,
ठीक है, छुई मुई टाइप है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज मीन्स सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द चेंज चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का मतलब होता क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का मीन्स होता है कि अचानक से जो सडन चेंज होता है, सडन मीन्स सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है उसमें अचानक से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। Thus, special maintenance is provided to the component so that it does not affect by the electrostatic discharge. Means अब तो इसके लिए हमको स्पेशल मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल मेंटेनेंस ही देना पड़ेगा ना, कि अचानक से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो हो जाते हो उस मत हुआ करो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। द रिले इज इजिली अफेक्टेड बाय द हाई वोल्टेज सर्जेस, मीन हाई वोल्टेज सर्जेस आएगा ना तो बहुत इजिली अफेक्ट कर देता है इस रिले को। दस प्रिकॉशन शुड बी टेकन, इसीलिए हमको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, प्रिकॉशंस शुड बी टेकन फॉर अवॉइडिंग द डैमेज थ्रू वोल्टेज स्पाइक्स, मीन जो भी वोल्टेज स्पाइक्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। द वर्किंग ऑफ रिले डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मीन इसका जो वर्किंग जो होगा इस रिले का वो किस पे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे डिपेंड होता है। द रिले हैज ओवरलोडिंग कैपेसिटी, इस रिले का एक और डिसएडवांटेज यह है कि इसका ओवरलोड कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। द स्टैटिक रिले इज मोर कॉस्टली, महंगा भी है, ठीक है, किसका कंपैरिजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का कंपैरिजन, महंगा है तो बताओगे ना किसका कंपैरिजन हो, तो फिर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का कंपैरिजन में महंगा है। और जो कंस्ट्रक्शन है इस रिले का, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिले इज इजिली अफेक्टेड बाय सराउंडिंग इंटरफेरेंस, मीन इसका जो कंस्ट्रक्शन है रिले का वो इजिली अफेक्ट हो जाता है किसके कंपैरिजन, जो अपना आसपास का जो सराउंडिंग इंटरफेरेंस है वो इजिली अफेक्ट कर देता है, ये चीज। फॉर इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड स्टैटिक रिले आर प्रीफर्ड। अच्छा, मतलब अगर हम लोग को इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, तब उस समय क्या लगाना पड़ेगा, उस समय प्रोग्रामेबल बोल रहा है, प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड स्टैटिक रिले को हम लोग प्रीफर करेंगे, वहां ही काम नहीं करेगा। तो ये था स्टैटिक रिले का कहानी, तो सब हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉर्मली सेकेंडरी रिले आर यूज्ड इन पावर सिस्टम, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, सेकेंडरी रिले का ही हम लोग पावर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। ये कलर लगता है हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेड करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना, सेकेंडरी रिले का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग पावर सिस्टम में, ठीक है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन जो होता है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी रिले का करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट जो रहता है ना उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहता है, इसलिए हम सेकेंडरी रिले का ही इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन द रिले में भी क्लासीफाई, इसी के एप्लीकेशन को देखते हुए रिले को क्लासीफाई किए हैं। पहला क्या होता है, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट एंड ओवर पावर रिले। ओवर वोल्टेज, ओवर करंट एंड ओवर पावर रिले, ये तीन टाइप का जो रिले होता है सब कहाँ काम होता है। द रिले ऑपरेट्स व्हेन द वोल्टेज, करंट और पावर अराइजेस अबव द स्पेसिफिक वैल्यू, मींस अगर हमको स्पेसिफिक वैल्यू दिए हैं, अगर उससे भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, मान के चलो हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेट किए 10 एम्पियर, 20 एम्पियर या 20 वोल्ट, उससे ज्यादा भी आ गया, तब वहां पे इस तरह का रिले हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, काम में लेते हैं। अब आते हैं अंडर वोल्टेज, अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अंडर रिले। एक मिनट, अंडर वोल्टेज, अंडर करंट और अंडर पावर रिले। अभी क्या होता है, अंडर वोल्टेज, अंडर पावर, अंडर करंट रिले क्या होता है, वहां पे हम लोग ओवर पढ़ लिए, अब हम लोग अंडर पढ़ना है। द रिले ऑपरेट्स व्हेन द वोल्टेज, करंट और पावर फॉल्स बिलो स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब एक हम लिमिट सेट किए हैं कि चलो 20 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पे तो हम लोग ओवर वोल्टेज आता था, पर अब अंडर कहाँ होगा, मान के चलिए 20 डिग्री वोल्टेज क्या उससे बहुत ज्यादा कम होने लग गया है, तब भी क्या होता है ना, कम हो जाता, बंद हो जाता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, अंडर वोल्टेज, अंडर करंट और अंडर पावर रिले का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिक है, द रिले ऑपरेट्स व्हेन द वोल्टेज, करंट और पावर फॉल्स बिलो स्पेसिफिक वैल्यू, मीन उस वैल्यू से थोड़ा कम भी हो जाएगा तो भी रिले काम करेगा, तब वहां पे इस रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शनल और रिवर्स करंट रिले। डायरेक्शनल और रिवर्स करंट रिले क्या होता है, द रिले ऑपरेट्स व्हेन द अप्लाइड करंट एज्यूम्ड अ स्पेसिफिक फेज, द रिले
ऑपरेट्स, मतलब ये रिले जो है ऑपरेट्स होगा, चलेगा व्हेन द अप्लाइड करंट एज्यूम्ड अ स्पेसिफिक फेज शिफ्ट ऑन अ सप्लाई वोल्टेज एंड द रिले इज कंपनसेटेड फॉर अ फॉल ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये चीज है। मीन्स इस ये रिले कब काम करे, जब कोई भी हम लोग अप्लाइड करंट दिए हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं, एज्यूम कर ले कोई स्पेसिफिक फेज शिफ्ट जो हो रहा है उसका जो वोल्टेज का, तो वो कंपनसेट कर जाता है, उससे फॉल हो जाता है, यानी कम हो जाता है, फिर भी ये काम करेगा, तो वो हो गया डायरेक्शनल और रिवर्स करंट रिले। अब आते हैं डायरेक्शनल और रिवर्स पावर रिले। करंट वाला देख लिया, पावर वाला देखते हैं। ठीक, ऊपर वाला सेम कहानी है, ठीक है, अलग नहीं है, वही चीज है। द रिले ऑपरेट्स व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट एज्यूम इस स्पेसिफिक स्पेस डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया और नो कंपनसेशन इज अलाउड। अगर वहां पे कोई तरह का कंपनसेशन अलाउ नहीं करते हैं फॉल ऑफ वोल्टेज, तब वहां पे ये रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है डिफरेंशियल रिले। द रिले व्हेन some specific phase और magnitude difference between two or more electrical quantities occur। मीन्स ये एक ऐसा रिले है, ये कब उस समय भी ऑपरेट करेगा जब कुछ स्पेसिफिक फेज या मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाए, किसमें, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में, उस समय भी ये काम करता है, उसको डिफरेंशियल रिले बोलते हैं। अब आता है डिस्टेंस रिले। इन दिस रिले, इस रिले में क्या होता है, ऑपरेशंस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसमें जो ऑपरेशंस है वो वोल्टेज और करंट का रेशियो पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग डिस्टेंस रिले बोलते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इनवर्स टाइम और डेफिनेट टाइम रिले। क्या होता है डेफिनेट टाइम्स रिले? ऑपरेट्स, डेफिनेट टाइम्स रिले ऑपरेट्स व्हेन सम इंटेंशनल टाइम डिले एंड इज एडजस्टेबल along with the current pickup level। मीन्स ये उस समय भी चलेगा जब कुछ इंटेंशनल टाइम डिले हो गया। ठीक है, इंटेंशनल टाइम डिले अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस समय भी ये चलेगा। ठीक है, एंड इट इज एडजस्टेबल, और उसको हम मान के चलो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद द करंट पिकअप लेवल, करंट पिकअप लेवल के साथ, तो उस समय भी ये चल रहा है, तो उसको हम लोग डेफिनेट टाइम रिले बोलते हैं। ऑल थ्रो दिस रिले आर एडजस्टेबल, और मान के चलते हैं ऑल थ्रो मतलब इस ये जो रिले है वो एडजस्टेबल है। देयर टाइम डिले आर नॉट नेसेसरीली डिपेंडेंट ऑन द करेंट वैल्यू, और इसका जो टाइम डिले जो है, ठीक है, वो करेंट वैल्यू पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब आता है इनवर्स टाइम रिले, इसका थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। इनवर्स टाइम रिले हैव एन ऑपरेटिंग टाइम, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट जो होगा उस पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। जनरली विद द इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरली क्या होगा, इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे के साथ साथ। ठीक है, द ऑपरेशन टाइम ऑफ द रिले इज स्मॉल एज द करंट गेट्स लार्जर। मीन्स इसका जो ऑपरेशन टाइम भी जो होगा ना वो कम होते जाएगा जैसे जैसे करंट अपना बढ़ते जाएगा। दिस रिले आल्सो हैव टू सेटिंग, मतलब इस रिले में क्या होता है ना, दो तरह का सेटिंग्स होता है, द पिकअप करंट एंड द कर्व टाइप। ठीक है, दो तरह का सेटिंग है, याद रखेंगे कौन सा, पिकअप करंट एंड कर्व टाइप। तो हाँ, तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ पॉइंट को जो मेन है, कि डेफिनेट टाइम रिले जो है वो ऑपरेट करता है कुछ कब, जब कुछ तरह का सम इंटेंशनल टाइम हो इंटरटेशनल टाइम डिले अगर होता है तो उस समय भी काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वो एडजस्टेबल अलॉन्ग रहता है, कब, जब करंट पिकअप लेवल के समय, और ये मतलब एडजस्टेबल दिस देयर टाइम डिले आर नॉट नेसेसरली डिपेंड ऑन द करंट। इसका जो टाइम डिले जो है, ठीक है, टाइम डिले जो है वो उतना ज़्यादा नेसेसरली डिपेंडेंट नहीं है करंट वैल्यू पे। तो ये इसका था डेफिनेट का। इनवर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसका जो इनवर्स टाइम, इसका हाँ ये चीज़ याद रखेंगे, द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले इज स्मॉलर व्हेन द करंट गेट लार्जर। इसमें दो तरह का सेटिंग्स होता है। ठीक है, एक होता है पिकअप करंट एंड द कर्व टाइप। तो इसी के साथ बोल सकते हैं कि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो अरे हाँ, ये अच्छा से हमने लिख दिया, द एंड, ये चैप्टर खत्म। थैंक यू। अगर कोई भी तरह का डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पे फिर से और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आई होप आपने वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।